21 सितंबर 2024 को बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मकान मालिक को फ़ोन किया और बताया कि उसकी बिल्डिंग के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने जाकर उस कमरे को देखा तो वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। पड़ोसियों ने उस मकान मालिक से कहा कि आप एक बार आकर देख लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी उस बिल्डिंग पर पहुंचे। उस समय वहां पर पड़ोस के भी लोग बाहर में खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना से करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। वह नेपाल की रहने वाली थी। महालक्ष्मी वहां पर अकेली ही रहती थी। पड़ोसी भी उसे ज़्यादा नहीं जानते थे। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि महालक्ष्मी हर रोज़ सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती थी और फिर रात 10:30 बजे के बाद ही वह अपने घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ बहन भी बेंगलुरु में ही रहते थे। लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फ़ोन बंद हो गया और उसकी माँ और बहन लगातार उसके फ़ोन नंबर पर फ़ोन करते रहे, लेकिन महालक्ष्मी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मकान मालिक को फ़ोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी के तौर पर बेंगलुरु में ही रह रही अपनी माँ और बहन का एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया था। इसलिए मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से आ रही बदबू के बारे में बताता है। महालक्ष्मी 2 सितंबर को गायब हुई थी, यानी बीते 19 दिन से महालक्ष्मी से उसकी माँ की कोई बात नहीं हुई थी और अब मकान मालिक की बात सुनकर वह बहुत घबरा गई थी, क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी माँ के पास ही रहती थी। इसलिए वह तुरंत चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पर पहुंच गई। इसके बाद मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही घर के अंदर से बहुत तेज और खतरनाक बदबू आने लगी, जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके वो लोग फिर से अंदर जाते हैं। वहाँ फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे लूथड़े भी पड़े हुए थे। सूखे हुए खून की एक लकीर उस कमरे में रखे हुए फ्रीज की ओर जाती है और जैसे ही उस फ्रीज का दरवाजा खोला गया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गए, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्होंने जो कुछ फ्रीज के अंदर देखा था वह दिल दहला देने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। आनन फानन में पुलिस भी मौके वारदात पे पहुंची और उस कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी उसके अंदर नहीं रुका गया। पुलिस टीम भी तुरंत बाहर निकल गई। इसके बाद डबल मास्क मंगाया जाता है और उस डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था, उसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसान के जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सिर। यह सिर महालक्ष्मी का था। लेकिन जब पुलिस की नज़र कमरे के फर्श पर जाती है तो फर्श का मंजर देखकर पुलिस वालों के होश खराब हो गए, क्योंकि वहां पर जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर बिखरे हुए थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रीज में पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी अनगिनत टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूत टुकड़ों की शक्ल में बिखरे हुए थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम के लिए भी यह एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज़्यादा मुश्किल काम था। उन्हें समेटने के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। हॉस्पिटल से मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा गया।
इसी दौरान अंदाजा लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में बटी उस लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया। टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन मिला। यह मोबाइल फोन महालक्ष्मी का ही था और जब उस मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि उस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। यानी 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई फोन किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इससे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ होगा। लेकिन अब सवाल था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने और क्यों मारा था? आखिर महालक्ष्मी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती और वह कातिल कौन था? इन्हीं सवालों को लेकर बेंगलुरु पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी की मां और बहन ने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रहता था। साल 2019 में ही महालक्ष्मी के घर वालों ने उनकी शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के के साथ कर दी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दोनों रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत दास एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वह दोनों बेंगलुरु के नेलमंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद उन दोनों को एक बेटी हुई। यानी साल 2023 तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 के आखिर में हेमंत और महालक्ष्मी आपसी झगड़ों के चलते अलग हो गए। उनकी बेटी हेमंत दास के साथ रहने लगी, जबकि महालक्ष्मी ने व्याली कवल इलाके में इस घटना से 5 महीने पहले ही किराए का एक कमरा लिया था। वहां पर वह अकेली ही रहती थी। महालक्ष्मी 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के खराब रिश्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत हेमंत के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चला कि महालक्ष्मी और हेमंत के बीच इस दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच हर रोज झगड़ा होता था और इसी झगड़े के कारण इस घटना से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दोनों अलग रहने लगे। कुछ दिन तो महालक्ष्मी अपनी मां और छोटी बहन के साथ ही रह रही थी, लेकिन 5 महीने पहले वह किराए के इस घर में आकर रहने लगी थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस के लोगों से घुली मिली नहीं थी। वहां पर वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने काम पर चली जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद अपने घर आ जाती थी। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक अजनबी लड़के को महालक्ष्मी को उसके घर से ले जाते और लाते हुए जरूर देखा था, लेकिन वह कौन लड़का था इसके बारे में उसके पड़ोसी भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति हेमंत ने भी अशरफ नाम के एक हेयर ड्रेसर के बारे में बताया था और पड़ोसियों ने भी एक अजनबी के बारे में बताया था। इसलिए बेंगलुरु पुलिस हेमंत के द्वारा बताए गए एड्रेस पर अशरफ के पास पहुंचती है। इत्तेफाक से अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ यानी जिस पर हेमंत को शक था, बेंगलुरु पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद ही पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। उन दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल में 2 सितंबर से 21 सितंबर तक उनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी यही था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? वह व्यक्ति कौन था जिसने पहले इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया? लेकिन जब कातिल का पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल को चेक किया तो उससे पुलिस की शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम गई। पुलिस का कहना था कि उस अजनबी के बारे में उनके पास सारी जानकारी, उन्हें उनका नाम भी पता था, यहाँ तक कि
पुलिस को यह भी पता था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वह व्यक्ति बेंगलुरु से फरार हो चुका है। उस समय पुलिस उसके नाम का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी ताकि वह अलर्ट न हो जाए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई थी और जब उसका मोबाइल बंद हुआ था, तब से महालक्ष्मी के घर पर कोई नहीं आया था। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने 2 सितंबर को भी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जिससे उन्हें कुछ शक होता। लेकिन घटना स्थल की हालात को देखने के बाद पुलिस का मानना यही था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ है। पुलिस की इस थ्योरी के पीछे की वजह यह थी क्योंकि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहां पर किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक लेके जाना मुमकिन नहीं था। वहां पर कोई भी कातिल को आसानी से देखा जा सकता था। इसलिए पुलिस का कहना था कि हो सकता है कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवाई दी गई हो, जिसकी वजह से घटना के समय घर से कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए थे उनको देखकर भी पुलिस का अंदाजा यही था कि यह कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया है। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से उस लाश के टुकड़े किए। कत्ल के बाद भी वह कई घंटे तक उस कमरे में ही रहा। हो सकता है वह पूरी रात ही उसी घर में रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर थी कि किसी ने भी कातिल को आते जाते हुए नहीं देखा था। अभी यह सारी चीजें चली रही थी, तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन राय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल के एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स गर्ल्स काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन राय से हुई थी। मुक्ति रंजन भी वहीं पर काम करता था। यहीं पर काम करते करते मुक्ति और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहां मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, तो वहीं महालक्ष्मी की दोस्ती और भी कई लड़कों से थी और यह बात लगातार मुक्ति रंजन को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर महालक्ष्मी के प्रति गुस्सा और नफरत पैदा होने लगी। हर दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे और फिर 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने घर वालों से फोन पर कहा कि वह इस शनिवार को मां से मिलने आ रही है। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के घर में ही उसके टुकड़े करके घर में रखे फ्रीज के अंदर भर दिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को फोन किया और उसे तुरंत किराए का घर खाली करने के लिए कहा। लेकिन जब मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने उससे अचानक घर खाली करने का कारण पूछा तो उसने अपने भाई से कहा कि वह इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकता, वह घर पहुंचकर उसे सब कुछ बताएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी को कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर पर आया था। वहां पर उसने अपने भाई को बताया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी को कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए हैं और उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह अब इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए अब वह पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर अपने पैतृक घर उड़ीसा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तब तक मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति रंजन की सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर 25 सितंबर को जानकारी मिली कि उड़ीसा के भद्रक में कुलपारा कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने अपनी जान दे दी है। साथ ही उसने एक नोट में अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसकी वजह से वह यह कदम उठा रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।